हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार दरोगा एंड बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले हिंदी से सारे क्वेश्चन का पीवाईक्यू। इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपसे ना छूटे। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से इसे याद कर लेते हैं। देखिए, हिंदी में फर्स्ट है आपके वर्णमाला। वर्णमाला से क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णमाला का क्वेश्चन क्या है? एक नंबर क्वेश्चन है वर्णमाला से, निम्नलिखित ध्वनि की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो ये है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 25/8/2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, च, तालव्य और महाप्राण। ये है आपके निर्देशक। अगला देखिए, क्वेश्चन है आपके, सैनागार सैनागार कतार हिमालय संरचना के आधार पर क्रमश इनका परिचय है। तो ये हो जाएंगे आपके यौगिक रूढ़। यौगिक रूढ़ का परिचय है। देखिए, दिए गए प्रश्न में सैनागार कतार हिमालय संरचना के आधार पर क्रमश यौगिक रूढ़ योग रूढ़ सबसे है। अब देख लेते हैं वर्णों के समूह, सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों के सार्थक समूह को कहलाता है शब्द। ध्यान रखिएगा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जो है ये वस्तुत्व उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये आपके वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग का है, जो है ये क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अयोग्य वाह। देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंग जो है ये वर्ण अयोग्य वाह प्रकार का है। अयोग्य वाह 2 वर्ण होते हैं। ये आपके अनुस्वार वर्ण होते हैं, अनुस्वार अंग, और विसर्ग वह होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ से अ तक के 11 स्वर तथा क से अ तक के 33 व्यंजन होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञ हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में अक्षर एक संपूर्ण वर्ण है जो कि क और तलव्य स के अनुसार, देखिए, हिंदी शब्दकोश में पहले स्वर्ण वर्ण, फिर व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्णों की उनकी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। चलिए, अब देख लेते हैं आपके क्वेश्चन। अ है, अ जो है ये क्या है? तो अ एक स्वर है। अ जो है एक स्वर है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना अवरोध के को होता है तथा उनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है, इसे स्वर कहते हैं। और हिंदी में जो है कुल स्वरों की संख्या 11 है। इसमें हो जाएगा आपका अ, आ, ई, उ, उह, ए, ओ, औ, और ये हो जाएगा री। अब देख लेते हैं प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो प व्यंजन का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ओट से। तो ओट से अभी देखते हैं कि ओट से तालु से कौन कौन से कहाँ से किस तरह के आवाज उच्चारण होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, कंठ से होता है आपका अ और आ जो स्वर है, और व्यंजन होता है जो कि कंठ से होता है, उसमें क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद है आपका तालु से। तो तालु से जो आवाज होती है वो स्वर में होती है ई और ई, ये दोनों तालु से निकलती है आवाज। और व्यंजन में होता है च, छ, ज, झ, य। ये आपके तालु से निकलने वाला आवाज है। अब है आपका मुद्रा से। मुद्रा से निकलने वाला यानी कि मुंह से निकलने वाला आवाज है री। री जो ये आपके स्वर्ण है और मुद्रा से निकलने वाला आवाज है। व्यंजन में आ जाएगा ड, ठ, ड, ढ, न। ये आपके मुद्रा मुंह से निकलने वाला आवाज है। और दंत से यानी कि दांत से निकलने वाला आवाज है ली। और ये आपके व्यंजन में हो जाएगा त, थ, द, ध, न। ये आपके व्यंजन में दांत से निकलने वाला आवाज है। अब देखते हैं ओठ से निकलने वाला आवाज। तो ओठ से निकलने वाला आवाज है उ और उ। ये आपके ओठ से निकलने वाला आवाज है। और प, फ, ब, भ, म, ये आपके व्यंजन में भी ओठ से निकलने वाला आवाज। क्वेश्चन में आता है कि ओठ से निकलने वाला आवाज का कौन सा है ऑप्शन? तो ये आपके प, फ, ब, भ, म में से कोई एक हो सकता है। और नासिका, नासिका से निकलने वाला आवाज है, देखिए, अंग, य, न, म, ये सब आदि है। ये आपके नासिका से निकलने वाला आवाज है। और दंतोष्ठा से निकलने वाला आवाज वह है जो कि दांत से निकलता है, वह। चलिए, अब देख लेते हैं सही क्रम को छांटना है। इसमें आपका कह रहा है क्वेश्चन कि स्यानागार कतार हिमालय संरचना के आधार पर क्रम से उनका परिचय देना है। तो परिचय ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक रूढ़ एवं योग रूढ़ हो जाता है। चलिए, अब देख लेते हैं कि स्यानागार कतार हिमालय संरचना के आधार पर यह क्रमश यौगिक रूढ़ कहा है। इसके प्रकार जो है इसके निम्न प्रकार है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। निम्नलिखित में से संकर शब्द, संकर शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया था? संकर शब्द हो जाएगा आपका रेलगाड़ी से लिया गया है। संकर शब्द जो है ये आपके दो शब्दों जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, जैसे रेल और गाड़ी। तो रेलगाड़ी में रेल और गाड़ी जो है ये दो भाषा से मिलकर बना हुआ है।
रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है, जबकि गाड़ी हिंदी शब्द है। चलिए अब देख लेते हैं कंठ से निकलने वाला आवाज़। अभी आपको बताया है कंठ से निकलने वाला आवाज़ जो भी है वो आपको कौन सा हो जाएगा, तो देखिए क ख ग घ अंग जो भी है ये आपके कंठ से निकलने वाली आवाज़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तालू से निकलने वाला च ह ज झ न ई य और तलव्य सा। और मूर्धान मतलब मुंह से निकलने वाला आवाज हो जाएगा ट ठ ड ढ न। और दंत व्यंजन यानी कि दांत से निकलने वाला आवाज हो जाएगा त थ द ध न। चलिए अब त का उच्चारण शब्द त जो है किससे निकलता है, त का है दंत। देखिए त निकलने वाला आवाज जो है ये आपके दांत से हो जाएगा, दंत से हो जाएगा त। ऑप्शन नंबर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं। तो त से उच्चारण जो है यह आपके दांत से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। त वर्ण का उच्चारण स्थान दांत से होता है। हिंदी भाषा में व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, हिंदी भाषा में जो है व्यंजन की कुल संख्या 33 हो जाएगा। व्यंजनों की संख्या हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या 41 है और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। और हिंदी भाषा में मूल व्यंजन की संख्या जो है ये आपके 33 है। तो 33 ही व्यंजन भाषा है। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो सार्थक खंड वाले शब्द हो जाएगा आपका यौगिक कहलाते हैं। यौगिक देखिए 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक ही कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक और आलय ये दोनों मिलकर पुस्तकालय का निर्माण करता है। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा था। अल्प प्राण ये आपके क और ग, ये आपके अल्प प्राण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण। चलिए हिंदी व्याकरण में निम्नलिखित में से कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी, तो कोमल तालव्य ध्वनि हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 का हो जाएगा आपका सी। तालव्य व्यंजन जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग की तालु से संघर्ष करता है ताकि दिए गए विकल्पों में च छ ज झ तालव्य ध्वनि है। और हिंदी वर्णमाला में ई जो है ई शब्द और च वर्ग य जो है ये सब तालव्य ध्वनि से आता है। देखिए अब क्वेश्चन है आपके ईस्या की सही वर्ण विच्छेद क्या है, तो ईस्या का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ई प्लस र ये है जाएगा स य और आ, ये आपके ईस्या का संधि विच्छेद है। अब आपको संधि समास से जुड़े क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो संधि समास से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, तो आपको देखिए ये जो क्वेश्चन है देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देख लेते हैं यशोधरा का संधि विच्छेद क्या था। यशोधरा का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका यश जोर धारा और यशोधरा होता है। और स्वर के साथ स्वयं मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो ये आपके स्वर संधि कहा जाता है। ये आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं जो शब्द स्वर आपस में मिलकर स्वयं में परिवर्तन करते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भानु जोर उदय, भानुदय या दीर्घ है। और इस संधि के 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। अब देख लेते हैं ये आपके आजीवन क्वेश्चन। देखिए आजीवन में कौन सा समास है, तो आजीवन में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है। और भरपेट का समास बताया, तो भरपेट का समास जो है ये आपका हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। भरपेट में अव्ययी भाव समास है, सब ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अन्वेषण के शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा आपका अनुजोर एसन। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अनुजोर एसन है। और नवरत्न का संधि कौन सा है, नवरत्न का सात समास है, तो सात समास हो जाएगा आपका द्विगु समास, द्विगु समास सॉरी द्विगु समास जो है ये आपके सात समास है। देखिए द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पहले शब्द संख्यात्मक होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है। नवरत्न शब्द में 9 संख्यावाचक विशेष है और रत्न जो है संज्ञा है, इसलिए नवरत्न शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। अब देख लेते हैं महापुरुष में कौन सा समास है, तो महापुरुष में हो जाएगा आपका देखिए महापुरुष में जो है ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। और महापुरुष शब्द में कर्मधारय समास, इसका अर्थ है कि महान है जो पुरुष। इस समास में पहला पद महान होता है और दूसरे पद पुरुष का विशेषता बतलाता है। चलिए दो वर्णों में के मेल को क्या कहा जाता है, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। जैसे देखिए देव और आलय तो हो जाएगा देवालय, ये आपके दो वर्णों के मेल है संधि। अब है आपके अत्याचार का संधि विच्छेद बताइए, तो अत्याचार जो है ये आपके अति जोर आचार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अति जोर आचार ये अत्याचार का है। अब है आपके व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण, तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा आपका उल्लास, संगम और संभावना, ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी। देखिए उल्लास, संगम या संभावना शब्द जो है व्यंजन संधि का उदाहरण, जिसमें उल्लास उत जोर लास हो गया, संगम सम जोर गम या यहाँ सम एक उपसर्ग है और संभावना जो है सम जोर भावना, ये आपके उल्लास, संगम और संभावना है। चलिए अब देख लेते हैं
क्वेश्चन है आपके कि नवग्रह शब्द का समास भेद बताया, तो नवग्रह शब्द का समास भेद हो जाएगा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 का है। ये आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। नवग्रह समूह में हो जाएगा द्विगु समास। देखिए यहाँ पे है आपका 7 दिनों का समूह को सप्ताह कहते हैं, 7 सिंधुओं का समूह को सप्त सिंधु कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपके कि तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या आता है। तथापि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा तथा जोड़ अपि, तथापि हो जाता है। अब है आपके उत जोड़ ज्वाल, उत जोड़ ज्वाल की संधि विच्छेद से बना शब्द, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी उज्ज्वल। उत जोड़ ज्वाल की संधि शब्द जो है उज्ज्वल होता है, और उत और ज्वाल शब्दों के मेल से जब संधि होती है तो उत का त ज्वाल ज से मिलकर जज बना देता है, इसी से व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब देख लेते हैं गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। वेद वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपके बधुज और आगम हो जाएगा। देखिए बधुज और आगम इनका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, तो विग्रह सही नहीं है, इसका देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजसभा जो है राजा के लिए सभा, ये आपका विग्रह समास में सही नहीं है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि ये आपके राजसभा जो है, राजसभा राज्यों की सभा होता है। गुरु दक्षिणा होता है, गुरु के लिए दक्षिणा। ऋण मुक्त होता है, ऋण से मुक्त। और सेना नायक होता है, सेना के नायक। चलिए अब है आपके व्याकुल शब्द की संधि विच्छेद बताइए। तो व्याकुल शब्द में वी जोड़ आकुल हो जाएगा व्याकुल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका व्याकुल शब्द का अर्थ जो है विचलित होता है, और व्याकुल का संधि विच्छेद वी जोड़ आकुल हो गया है। अब है आपके व्यंजन संधि का उदाहरण, तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा उल्लास, संगम और संभावना, ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद हो जाएगा आपका अंशु है माला जिनके सूर्य बहुव्रीहि है। ये सब आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेशन क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कि धात्री अंश और नौ एक की सही संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धात्रांश और नाभिक, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण में आप देख लीजिए कि मधु जोड़ आलय, तो मधुआलय हो जाएगा। प्रीति जोड़ इच्छा, प्रीतिच्छा हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देख लेते हैं, देखिए ये आपके ने जोड़ उन है तो नयन हो गया, और नौ जोड़ अख है ये नायक हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है आपके कपीस और सचिंदर शब्द में सही संधि विच्छेद बताइए। तो ये हो जाएगा आपका कपि जोड़ इस और सची जोड़ इंद्र, सचिंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पाठशाला का मेल को कहा जाता है, तो पाठशाला के मेल को संधि कहा जाता है, पाठशाला के मेल को संधि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में क्या है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका तृतीय पद प्रधान हो। देखिए बहुव्रीहि समास जो है तृतीय पद प्रधान होता है। इस समास में समासगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता, बिल्कुल पूरा समस्त पद ही उसी की पद के विशेषता या बहुव्रीहि समास के कहलाते हैं। अब बहुव्रीहि समास में 4 भेद है, उसमें है आपके पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्याधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग और अतिहार बहुव्रीहि होता है। चलिए अब देख लेते हैं जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका जीत जोड़ इंद्रिया। अब निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या आता है, युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर ए युद्ध जोड़ स्थित, युद्ध जोड़ स्थित इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका नियम क्या कहता है, तो नियम कहता है कि यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण स तथा शब्दों पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ आ को छोड़कर अन्य स्वर हो तो वे स अपनी जगह पर श हो जाता है, तथा स के बाद यदि थ है तो वह ठ हो जाता है। इसीलिए आपका विषय में वी प्लस सम हो जाएगा। अभिषेक जे अभी, देखिए वी जोड़ सम विषम हो जाएगा, और अभिषेक में अभी जोड़ शेक अभिषेक हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं माली मालिन में समास है, तो माली मालिन में जो समास है तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। माली मालिन शब्द जो है ये आपके द्वंद्व समास है, और जिन शब्द समूह में प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे आज और कल, पति और पत्नी, ये दो समास जो है ये आपके द्वंद्व समास में आते हैं। अब देख लेते हैं वेदोक्त शब्द की संधि विच्छेद, वेदोक्त शब्द की वेद जोड़ उक्त, वेदोक्त संधि आता है। देखिए इत्यादि के संधि विच्छेद बताए थे, इत जोड़ आदि, ये आपके इति जोड़ आदि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इति जोड़ आदि। स्वागत का संधि विच्छेद बताइए, तो स्वागत का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सु जोड़ आगत, स्वागत, सु जोड़ आगत स्वागत हो जाएगा, जिसमें
आपका है स्वागत का संधि विच्छेद में सूज और आगत होगा। इसमें यन स्वर संधि एवं यन संधि जब ई और ई, उ और उ तथा ऋण के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई और ई के स्थान पर य, उ और उ के स्थान पर व तथा रि के स्थान पर र आदेश में आ जाता है। अब देख लेते हैं महोत्सव का अर्थ क्या है। तो महोत्सव में हो जाएगा आपका महान है जो उत्सव, इसे महोत्सव कहा जाता है। ये आपके कर्णधारय समास है। चलिए अब देख लेते हैं महर्षि। महर्षि की संधि विग्रह बताइए। तो महर्षि का संधि विग्रह हो जाएगा आपका महा जो ऋषि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महा जो ऋषि। और इसके जो गुण है ये स्वर संधि में आता है, इसका गुण स्वर संधि में आता है। अब देख लेते हैं द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। तो द्वंद्व समास का जो उदाहरण है ये आपके दीनहीन हो जाएगा। दीनहीन द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब देखिए आपका यथाशक्ति, यथाशक्ति जो है शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास में आता है। और त्रिफला, त्रिफला तीन फलों का समूह द्विगु समास में आता है। और पीताम्बर, पीत पीला है, अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, और जिनका बहुब्रीहि है आपके बहुब्रीहि समास तथा कृष्ण समास में आता है। ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चयन शब्दों में संधि के सही मान का चयन करें। तो चयन में हो जाएगा आपका आयादी स्वर संधि, आयादी स्वर संधि चयन में हो जाएगा। जैसे देखिए आपको नायक में नौ जोड़ अक है, नाविक में नौ जोड़ इक है, श्रवण में श्री जोड़ अन है, चयन में छह जोड़ अन है। ये सारे संधि विच्छेद है। अब देखिए भरपेट में कौन सा संधि है, भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। भरपेट में अव्ययी भाव समास, भरपेट शब्द जो है ये आपके अव्ययी भाव समास है। इस समास में प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है, इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, व्यंजन, व्यंजन हो जाएगा जगदीश में। जगदीश जो है ये आपके व्यंजन संधि से बना हुआ है। इसमें संधि विच्छेद का है जगत जो ईश्वर होता है। और ये जो है आपके किसी व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन कहते हैं। अब क्वेश्चन है सत्कर्म। सत्कर्म जो है, सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या है। तो ये जो हो जाएगा आपका सत जोड़ कर्म, सत्कर्म होता है। दही बारह में कौन सा समास है। तो दही बारह में जो हो जाएगा ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दही बारह में तत्पुरुष समास। अब देख लेते हैं दही बारह तत्पुरुष समास में दही में डूबा हुआ बड़ा जो लुप्त है इसे दही बारह कहता है। अब हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो हाथों हाथ में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अव्ययी भाव समास, जिसमें वह समास जिसका पहला पद प्रधान होता है तथा अव्यय की भांति प्रयोग होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो आगे आपके निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि विच्छेद बताइए। तो भारतेंदु जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका भारत जोड़ इंदु, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपके कि गण जोड़ ईश्वर हो जाएगा गणेश, गणेश का गण जोड़ ईश गणेश हो जाएगा, महाजोड़ उत्सव महोत्सव हो जाएगा, और महाजोड़ ऋषि महर्षि हो जाएगा। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब है आपके मुहावरे एवं लोकों से जुड़े सभी क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन है आपके बहती गंगा में हाथ धोना, ये आपका मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहती गंगा में हाथ धोना यह सही अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। ध्यान रखिएगा अंगूठा चूमना ये मुहावरा है आपके किसका। तो ये हो जाएगा खुशामद करना, अंगूठा चूमना हो जाएगा खुशामद करना। चलिए क्वेश्चन है आपके सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर पे सवार रहने का है पीछे पड़ना, सिर पे सवार रहने का अर्थ है किसी के पीछे पड़ना या किसी को बहुत परेशान करना, ये आपके सिर पर चढ़ने का मुहावरा है। अब है आपके अगला है क्वेश्चन कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। गाल बजाना है डींग हाँकना, गाल बजाने का मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर बी डींग हाँकना हो जाएगा राइट आंसर। छक्का पंजा करना, छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी ओछी हरकत में कार्य सिद्ध करना, ओछी हरकत में कार्य सिद्ध करना। इसका देखिए व्याख्या बताते हैं। छक्का पंजा करना मुहावरे में सही अर्थ हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। यह मुहावरा जो है तब प्रयोग होता है जब कोई व्यक्ति चालाकी धोखे या घटिया तरीके से अपना काम निकालता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब है आपके तू डाल डाल मैं पात पात, ये मुहावरा है आपके चालाकी के जवाब चालाकी से देना, ये आपके मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या था। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब हो जाएगा अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या था। गागर में सागर भरने का है, ये आपके थोड़े शब्दों में अधिक करना, ये गागर में सागर भरने का अर्थ है। अब है आपके देखिए सूचीवन मुहावरे का अर्थ देख लेते हैं। तो छाती पे मूंग भरना, देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन से
मिलान वाले क्वेश्चन को जो है ये आपको मिला लेना है। हम इसके मुहावरे के बारे में बता देते हैं। तो ये है आपके, देखिए ऊपर में है छाती पर मूंग धरना, छाती पर पत्थर रखना, छाती पे सांप लौटना और छाती को ठोकना। तो इसके बारे में देखिए, छाती पे मूंग डालना इसका मतलब होता है कि साथ रहकर परेशान करना, और छाती पे पत्थर रखना ये आपके धैर्यपूर्व कष्ट सहना होता है, और छाती पे सांप लौटना ये आपके ईर्ष्या करना होता है, और छाती ठोकना ये जो है आपके कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा आपका बीड़ा उठाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपके आ बैल अपूर्ण लोकोकृत का सही अंश है आ बैल मुझे मार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब देख लेते हैं कि भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। तो उचित अर्थ का चयन क्या है, तो ये हो जाएगा आपके असाधारण प्रयास। असाधारण प्रयास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भू वैज्ञानिक एवं इंजीनियर ने भागीरथ पर प्रयत्न करके टिहरी बांध का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया था। अब क्वेश्चन है आपके सूरज का दीपक दिखाना, ये मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा आपका प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके कि आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है, तो आसमान टूट पड़ना हो जाएगा आपका मुसीबत आना। तू डाल डाल मैं पात पात लोकोकृत की सही अर्थ क्या चयन करे, तो ये हो जाएंगे आपके तू डाल डाल मैं पात पात में एक से बढ़कर एक चालाक होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए घरों पानी भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लज्जित होना हो जाएगा। घरों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ लज्जित होना है। और वाक्य प्रयोग इसमें क्या हो जाएगा, तो जब रमेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो उस पे घरों पानी पड़ गया, यानी कि लज्जित हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन है आपके आगे डैश और पीछे खाए। इसमें आपका ऑप्शन होगा आगे पहाड़ और पीछे खाए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहाड़ सॉरी आगे नदी और पीछे खाए, ये आप कुआं और खाए और झरना और खाए, ये आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुआं और पीछे खाई, मुहावरे में कुआं का प्रयोग होता है, न कि नदी पहाड़ और झरना का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं वाक्य के लिए एक शुद्ध शब्द। तो शुद्ध वाक्य को छांटना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इसमें है आपके वहां आज नेताजी ने जाना है, वहां आज नेताजी ने जाना है, आज वहां नेताजी ने जाना है, नेताजी ने आज वहां जाना है और नेताजी को आज वहां जाना है। इसमें सही शब्द हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न से विकल्प है आपके कि शुद्ध वाक्य में नेताजी को आज वहां जाना है, तो नेताजी आज वहां नेताजी को जाना, ये आपके सही ऑप्शन हो जाएगा। जंगल में लगी आग को कहते हैं, तो जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं, दावानल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दावानल कहते हैं। अब देख लेते हैं, देखिए जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो क्या कहलाता है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी आजाद शत्रु। जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उसे आजाद शत्रु कहते हैं। देखिए जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे आजाद शत्रु कहते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। सबसे आगे रहने वाला को अग्रणी कहते हैं, जो पहले जन्मा हो उसे अग्रजा कहते हैं, और जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन में आ चुका है क्वेश्चन। अब देख लेते हैं धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, तो धन को जो व्यर्थ खर्च करने वाला है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपव्ययी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अपव्ययी कहा जाता है। और मित व्ययी जो है, ये जो कम खर्च करता है उसे मित व्ययी कहते हैं, और जो धन खर्च करने में आनाकानी करता है उसे कंजूस कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, हस्ताक्षर, उसे क्या कहते हैं, तो ये है आपके अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं, अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। और बरसात बिल्कुल न होना का क्या कहलाता है, तो ये हो जाएंगे आपके अनावृष्ट। बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्ट कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अल्प वृष्टि जो है, ये आवश्यकता से कम बरसात जो है उसको अल्प वृष्टि कहते हैं, और ओले की बरसात जो है, ओले की बरसात इसे ओलावृष्टि कहते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन आपके कि स्वयं अपने से बात करने वाला को क्या कहा जाता है, तो स्वागत भाषी कहा जाता है, स्वागत भाषी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, स्वागत भाषी कहा जाता है। और जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएंगे आपके सुवक्ता उसके लिए है। और जो सब कुछ जानता है वह है, तो जो सब कुछ जानता है उसे स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग।
और जो किसी विषय क्षेत्र में विद्वान हो उसे विशेषज्ञ कहा जाता है, और जो ज्ञान से पूरे दूर हो उसे अज्ञानी कहा जाता है। और जो दूसरे के एहसास को मानता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आगे। तो अगला है कि जो बात लोगों से सुनी गई वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये आपके हो जाएंगे जनश्रुति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जनश्रुति। और जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं वानों को रखने का साधन वाक्य के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तुनीर। तुनीर जो हो जाएगा वानों को रखने का साधन को तुनीर कहा जाता है। अब है आपके कि वह धन जो किसानों को खेती के लिए सरकार की ओर से उधार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो तकाबी कहते हैं। तैरने की इच्छुक व्यक्ति को त्रिशुर कहा जाता है, और जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कतार कहा जाता है। अब है आपके जो बहुत अच्छा जानता है उसे क्या कहते हैं, तो वाक्यांश के लिए सही शब्द है कि ये आपके बहुज्ञ किया जाता है। और बी नंबर में है बहुदर्शी, तो इसे कहते हैं बहुत कुछ देखे होना, यानी कि बहुत कुछ देखे होना जो है ये आपके बहुदर्शी होते हैं। और अनेकों रूप धारण करने वाला को बहुरूपिया कहते हैं, और अनेक विषय को ज्ञान स्मरण करने वाला को अहुश्रुत कहा जाता है। चलिए अब है आपके जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश को सही शब्द क्या है, तो ये हो जाएंगे आपके दुर्लभ। दुर्लभ जो है आपको सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं था परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहा उसे क्या कहता है, ये आपके शीत युद्ध कहता है। जब शीत युद्ध की चर्चा हो तो उसमें उस समय युद्ध नहीं हो रहा होगा, बस सिर्फ युद्ध की चर्चा हो रहा होगा। वह अवस्था जब वास्तव में युद्ध न होता हो परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहा हो उस स्थिति को शीत युद्ध कहते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है यूएसए और सोवियत संघ के मध्य उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं आपको जिसका कोई शत्रु पैदा न हो वो कहलाता है आपके अजात शत्रु। चलिए धन को व्यय खर्च करने वालों को क्या कहते हैं, तो ये अपव्ययी कहलाता है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है तो उसे आपको अधो हस्ताक्षर करता कहता है। बरसात बिल्कुल न होना इसे क्या कहते हैं, तो ये अनावृष्ट होना। और जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए शब्द है आपके निर्मम। ममता नहीं है वो आपके निर्मम है, और जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहा जाता है, इसके लिए शब्द है निर्मम। और उसके हृदय में जिसके हृदय में दया नहीं है उसके लिए जो शब्द है ये आपके निर्दयी होता है। जब दया की बात हो तो उसमें निर्दयी होता है। और जिसके स्वार्थ साधने की भावना न हो तो उसे क्या है, तो उसे आपके निस्वार्थ कहा जाता है। चलिए जब कम बोलता है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो ये आपके मितभाषी है। जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, तो ये आपके अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए जिसका तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहलाता है, और किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहा जाता है। जिसका वर्ण न किया जा सके अवर्णनीय कहलाता है। प्रक्रिया जिसमें किसी प्रस्ताव को सहमति प्राप्त करना है ये अनुमोदन कहलाता है। अब देख लेते हैं कि कुलांगर शब्द का उचित वाक्यों का चयन कीजिए। तो कुलांगर शब्द हो जाएगा अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को कुलांगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपके एक साथ 100 बातें याद रखने वाला को कहा जाता है शतावधानी। और अत्यायी का अर्थ क्या आता है, अत्यायी का अर्थ जो अत्याचार करता है उसे अत्यायी कहा जाता है। और जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो मुकदमा चल रहा हो उसे आप अभियुक्त कहा जाता है। और जज जो है जज शब्द का अर्थ क्या है, तो जज शब्द का अर्थ हो जाएगा जल में जन्म लेने वाला को जज कहा जाता है। वर्तनी शुद्ध और वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि। क्वेश्चन में है कि शुद्ध वाक्य को छांटे, शुद्ध वाक्य में कौन सा क्वेश्चन छांटना है देख लेते हैं। तो देखिए ये है मेरे दोस्तों के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी थे, ये आपके राइट आंसर है। मेरे दोस्तों के पिताजी जो है ये तंबाकू के पुराने व्यापारी है और शुद्ध वाक्य है, जबकि अन्य सभी वाक्य में अशुद्धियाँ है। तो अशुद्धियाँ देख लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं। सी में है मेरे दोस्त के पुराने पिताजी तंबाकू के व्यापारी है, ये भी गलत है। और मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के व्यापारी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है
फुर्तीला की सही वर्तनी क्या है? तो फुर्तीला, फुर्तीला हो जाएगा ये आपके सही वर्तनी, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, अगला देख लीजिए, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। त्रुटिपूर्ण यानी कि गलतियों को चयन करना है। तो देखिए, इसमें आपके पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए है एक सुंदर साड़ी लाए, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं आगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी। तकनीकी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वाक्य की त्रुटि भाग का चयन कीजिए। तो वाक्य की त्रुटि भाग जो है ये कौन सा भाग गलत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय कर सकता है। ये आपके त्रुटि रहित है, यानी कि गलत है। चलिए अब देख लेते हैं, असंगत विलेम शब्द का चयन कीजिए। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नख। नख जो है आपके पाँव, नेत्र, हस्त, शब्द, ये जो है शरीर के अंग है जो कि संगत मेल है, जबकि नख जो है, नख असंगत शब्द है। ये नाखून, अंगुलियों की बाहरी उपस्थिति होता है। तो ये आपके राइट आंसर है। चलिए अब देख लेते हैं, वाक्य अशुद्धिया भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। तो त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है, तो ये हो जाएगा आपका दुख और क्षोभ हुई। दुख और क्षोभ हुई, ये आपके अशुद्धि भाग है। प्रश्न में देखिए, प्रश्नगत वाक्य के भागों में दुख और क्षोभ जो है ये भाग त्रुटिपूर्ण है। शुद्ध वाक्य है उनकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख हुआ, ये आपके शुद्ध भाग है। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उनके सही शब्द की त्रुटि दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसका असंगत विकल्प हो जाएगा आपका, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, इसे अविश्वास कहा जाता है। गायों को पालने वाला गोपाल कहा जाता है। गोद लिए गए पुत्र दत्तक पुत्र कहा जाता है, और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहा जाता है। तो ये आपके असंगत जो है ये आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास जो है ये अविश्वास है। इसका देखिए, ये कह रहा है कि बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास से वाक्यांश एवं उनके एक शब्द की दृष्टि से असंगत है, क्योंकि अविश्वास का अर्थ है विश्वास न करना, जबकि बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास के लिए सही शब्द अंधविश्वास होता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्यों को छांटना है। तो शुद्ध वाक्य छांटना है, ये हो जाएगा आपका नेताजी के आज यहाँ जाना है, ये आपके शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्यों को छांटना है, तो इसमें हो जाएगा आपका मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य को ले लेना है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दुर्व्यवस्था, दुर्व्यवस्था ये शुद्ध वाक्य है। साहित्य, साहित्यक का शुद्ध शब्द होगा, तो साहित्य का शुद्ध शब्द हो जाएगा साहित्यक। ये आपको सही कौन सा शब्द लिखा हुआ है इसके बारे में बताया रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, ये आपके शुद्ध वाक्य है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णु के अनेक नाम है, ये आपके अशुद्ध है। जैसे देखिए, दिए गए वाक्य में विष्णु के अनेकों नाम है, वाक्य जो है ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या है? विष्णु के अनेक नाम है। अनेकों नाम नहीं होता है, अनेक नाम होता है। चलिए अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध चयन का शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध चयन का शब्द करना है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैमनस्य, ये आपके शुद्ध है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है? तो सही शब्द हो जाएगा आपका, देखिए ये कह रहा है कि प्रणाम, प्रणाम है शब्द, प्रणाम है, और दूसरा है पृथक, तीसरा है प्रागण, और दिए गए शब्द को शुद्ध शब्द परिणति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणति, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रणाम जो है, प्रणाम इसका शुद्ध शब्द इस तरह से लिखा जाता है, आप देख सकते हैं। और पृथक, पृथक जो है ये आपका पृथक होता है, पृथक नहीं होता है। और प्रागण, प्रागण में प्रांगण होता है, ठीक है। ये इसलिए आपका अभी शुद्ध शब्द जो है ऑप्शन नंबर डी परिणति जो है ये शुद्ध है। चलिए अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? तो ये आपके वयस्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शमशान, शमशान जो है ये आपका शमशान इस तरह नहीं, ये शुद्ध है, शमशान लिखा जाता है। और श्राप जो है ये आपका श्राप भी इस तरह से नहीं लिखा जाता, ये आपके श्राप सही है। और पार्श्विक, पार्श्विक जो है ये आपके पार्श्विक होता है, पार्श्विक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये आपके शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द
कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका निर्वृति। निर्वृति जो है ये अशुद्ध शब्द है। अगला देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वह सायंकाल घूमने जाता है। ये आपके शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है, तो सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। कह रहा है ये कि प्राकृतिक पूर्ण जन्म भर्तासना बलिष्ठ, ये आपके शुद्ध है या नहीं। और उसके बाद है प्राकृतिक पुंजम भर्तासन और बलिष्ठ, ये भी आपके सही नहीं है। अब देख लेते हैं इसका आगे ऑप्शन, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये आपके प्राकृतिक पुनर्जन्म भर्तासना और बलिष्ठ, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो वाक्य जो है आपके विष्णु के अनेकों नाम है, ये आपके वाक्य शुद्ध नहीं है। विष्णु के अनेक नाम होता है, अनेकों नाम नहीं होता है। अब देख लेते हैं इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रचयिता, ये आपके शुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनना है, तो ये आपके हो जाएगा अमावस्या। अमावस्या जो है ये आपके अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से सही कथन क्या है, तो सही कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चीनी पानी में घुलनशील है, ये आपके सही है। बाकी सब जो है गलत है। जैसे देखिए तेल पानी में मिल जाता है, पत्थर पानी में घुलनशील हो जाता है, ये ऐसा सब गलत है। और चीनी पानी में घुल जाती है, ये आपके सही आंसर है। अब देख लेते हैं, देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भक्तों की मंडली जा रही है, ये आपके शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये आपके सही है। अब देख लेते हैं, अब है आपके लिंग वचन कारक। लिंग वचन कारक, अब इससे जो भी क्वेश्चन बने उसको देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका दिन, ये आपके स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी सुबह दोपहर और शाम ये आपके स्त्रीलिंग है। देखिए जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, दिन, महीना के नाम, ये सब आपके पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है दिन। चलिए अब देख लेते हैं, टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो टोकरी में फल है ये आपके अधिकरण का प्रयोग हुआ है। अधिकरण, टोकरी में फल में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कहते हैं जिसमें क्रिया के आधार, आश्रय या स्थान का बोध होता है। इस वाक्य में टोकरी क्रिया है और आधार या स्थान है, इसलिए यह अधिकरण कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्र जो है ये पुल्लिंग है। देखिए उपयुक्त विकल्पों में क्षेत्र शब्द जो है ये पारंपरिक और व्याकरणीय प्रयोग पुल्लिंग रूप से होता है, जबकि अन्य विकल्पों में सब स्त्रीलिंग रूप से किया जाता है। देखिए भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 6 भेद होते हैं। कौन कौन है, तो सामान्य भूतकाल, असामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतुमन भूतकाल। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, तो आकारांत शब्द होते हैं आपका स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए आकारांत शब्द वे होते हैं जिनके अंत में आकार आता है। संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार सामान्यतः आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, कन्या, विद्या, माला, सबके लास्ट में आता है, इसे आकारांत शब्द कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ए रेशम यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये हो जाएगा आपका संबोधन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संबोधन कारक है। देखिए जब किसी को पुकारने, बुलाने या संबोधित करने के लिए नाम का प्रयोग होता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। अतः ये रमेश यहाँ आओ, ये संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हे, अरे और ए, ये आदि विभक्ति चिन्ह है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिड़िया का बहुवचन होगा, तो चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। हिंदी वाक्य में जब स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में आता है तो उसका बहुवचन जो है बनने के लिए या का ऊपर चंद्र बिंदु जो होता है ये लगाया जाता है। अतः चिड़िया को है, चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदु लगा के बहुवचन बनाया गया है, चिड़िया हो जाएगा। चलिए देखिए दही शब्द है, तो दही शब्द क्या है, तो दही हो जाएगा आपका एक पुल्लिंग शब्द है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग निर्धारण उनके प्रयोग और व्याकरणीय परंपरा के आधार पर होता है। जैसे दही जो है उसमें से एक है, दही उसमें से एक है और इसे पुल्लिंग माना ही जाता है। यह खट्टा, दही खट्टा होता है ना, इसीलिए। चलिए गीता हाथ से मारती है,
इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो गीता जो है ये आपके ऑप्शन नंबर डी करण है। गीता जो है ये करण है। करण कारक वह होता है जिसमें कोई वाक्य किया जाता है या जिस साधन से कोई क्रिया होता है कारण कारक के विभक्त चिन्ह से या के द्वारा किया जाता है। इस वाक्य में से का प्रयोग हाथ की क्रिया के साधन बताने के लिए हुआ है, इसीलिए ये आपके करण है। दर्शन में कौन सा वचन है? तो दर्शन में हो जाएगा आपका बहुवचन है। दर्शन शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसका एक वचन रूप नहीं होते, जैसे महात्मा जी के दर्शन हुए, वाक्य में दर्शन बहुवचन है। देखिए गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनने वाला प्रत्यय कौन है? तो गुरु का स्त्रीलिंग बन जाएगा आपका गुरुआइन। गुरुआइन जो है आपके स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन, इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप। तो संबोधन कारक का शुद्ध रूप हो जाएगा आपका निर्धन, निपात और निषेध, निरोध। ये आपके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संबोधन कारक वह कारक है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित किया जाता है, जैसे हे राम, भाइयों और बहनों आदि ये संबोधित किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कवि की स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका कवित्री। कवित्री जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे आपको बता दें कि दाता का हो जाएगा दात्री स्त्रीलिंग रूप। नेता का हो जाएगा, नेता जो पुल्लिंग है इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा नेत्री। और कर्ता का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कीर्ति। चलिए ये अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्द का पद परिचय बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संक्रमण क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्न पुरुष और भूतकाल कृतिवाच्य है। चलिए अब देख लेते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु की स्त्रीलिंग रूप बनने वाला प्रत्यय क्या है? तो गुरु की स्त्रीलिंग बनने वाला गुरुवाइन हो जाएगा। देखिए जेठ का बनने वाला जेठाइन हो जाएगा, योगी के बनने वाला योगाइन हो जाएगा, ठाकुर के बनने वाला ठाकुराइन हो जाएगा और पंडित के बनने वाला पंडिताइन हो जाएगा। तो ये आपके स्त्रीलिंग रूप है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग रूप में बदला गया है। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो नहीं है तो आपको दिन जो है, दिन आपका पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सुबह दोपहर शाम जो है ये स्त्रीलिंग है, दिन जो है ये पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दाल का बहुवचन शब्द। तो दाल का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो दाले। दाले जो है ये आपके बहुवचन हो जाएगा। देखिए एकांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम में अ को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। वस्तु शब्द के बहुवचन रूप क्या होता है? तो वस्तु का बहुवचन देख लेते हैं कि कौन सा है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वस्तुएं हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे। देखिए अधिकरण जो है अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी में, पै और पर, ये आपके कारण का चिन्ह है। किसी वाक्य में ऐसा कारक जो क्रिया के संदर्भ में जानकारी प्रदान करता हो अधिकरण कारक कहलाता है। इसके चिन्ह जो है में, पर और पै, ये आपके चिन्ह है। अब देख लेते हैं कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री। कवित्री इसका स्त्रीलिंग रूप है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नदी शब्द का हो जाएगा नद। नद जो है ये आपके पुल्लिंग शब्द है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप नद है, जबकि समुद्र, सागर जो है ये आपके पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयोग होता है। चलिए अब देख लेते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव और तत्सम से जुड़ी सारे क्वेश्चन को। कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं? क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? यह आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम प्लस अजित हो जाएगा निमजित। चलिए अब देख लेते हैं कु उपसर्ग का अर्थ है। तो कु जो है ये आपके बुरा, कु जो है उपसर्ग का अर्थ है तो बुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कु उपसर्ग का अर्थ बुरा होता है और हिंदी वाक्य में कु उपसर्ग का प्रयोग नकारात्मक या हीनता के भाव दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कुपुत्र ये बुरा पुत्र, कुमार्ग बुरा रास्ता, ऐसे दिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। देखिए स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वागत शब्द में सु जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सु यानी कि स्वागत शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सु उपसर्ग का अर्थ अच्छा होता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है आपके नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह क्या है? तो नि उपसर्ग से बने आपका निरोध, निवारण, नियुक्त और निबंध, ये आपके नि उपसर्ग से बने शब्द है। नि उपसर्ग से बने शब्द का समूह जो होता है निरोध, निवारण, नियुक्त, निबंध है। यह शब्दांश जो है किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, ये उपसर्ग कहलाता है। और नि जो है, नि आपका उपसर्ग से बनने वाला अन्य शब्द है, जैसे निध्रस्त, निराकार, निकेतन, नियमित और नियस्सम, ये आदि
आपके उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, शब्द के अंत में जुड़ते हैं ये। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव जो है ये आपके अंडी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अंडी। इसमें आपका तद्भव शब्द अनाज, अनाज का तत्सम हो जाएगा अन्न, और आंत का तत्सम हो जाएगा आंत। अंगूठा तद्भव है और तत्सम हो जाएगा आपका अंगुष्ठ। ये आपके तद्भव और तत्सम में जुड़ी क्वेश्चन दिया। चलिए अब देख लेते हैं संज्ञा शब्द जौहर में ईला प्रत्यय जोड़ने में कौन सा विशेषण बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहरीला। अगर संज्ञा शब्द है जहर, इसमें ईला शब्द जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका जहरीला। जैसे संज्ञा शब्द जहर में ईला जोड़ने पर जहरीला हो जाता है। यह आपके प्रत्यय शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में प्रयुक्त होकर अपना जो है अर्थ परिवर्तित कर लेता है। चलिए अब देखते हैं उद्धृतन शब्द किसका तत्सम है। तो उद्धृतन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उबटन। उबटन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए हल्दी का तत्सम शब्द हो जाएगा हरिद्रा, और काजल का कज्जल, और मेहंदी का मेहंदीगा, और उबटन का उद्धृतन। ये आपके तत्व शब्द से तत्सम शब्द में परिवर्तित हो रहा है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है, तो ये आपके दिड्ढी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दिट्ठी। देखिए तत्सम और तद्भव से जुड़ी क्वेश्चन, तो दृष्टि को दिट्ठी हो जाएगा, दधी को दही हो जाएगा, द्रोण को दोना हो जाएगा, और दीपक को दिया हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम में कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य। मत्स्य जो है ये आपके तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम में मत्स्य को मछली, तद्भव में मछली में बदलता है। मयूर तत्सम है, और मोर जो है तद्भव है। मच्छिका तत्सम है, और मक्खी तद्भव है। और मिष्ट ये आपका तत्सम है, और मीठा तद्भव है। निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो भद्र शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा भला। भला जो है ये आपका भद्र एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप भला होता है। यह आपके बिहार फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन PYQ है, कहीं ना कहीं बिहार के कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेते हैं तोपची। तोपची में कौन सा प्रत्यय है। तो तोपची में है आपका ची। ची जो है ये आपके तोपची में प्रत्यय शब्द है। देखिए तोपची में ची प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्द होता है जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर शब्द में परिवर्तन कर देता है, प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण में आई, नी, अनि या ई इत्यादि जो है ये आपके प्रत्यय है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। परिमाण में उपसर्ग है। तो परिमाण का उपसर्ग हो जाएगा परी। परी जो है आपके उपसर्ग हो जाएगा। परिमाण में परी उपसर्ग है। उपसर्ग में शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे प्रयुक्त है, जो मूल शब्द के आगे प्रयुक्त होकर अपना परिवर्तन कर देता है, यही आपका परिमाण है। बादल का तत्सम क्या है। तो बादल का तत्सम शब्द बारिद होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बारिद। बादल के पर्यायवाची शब्द अभ्र, मेघ, घर, जलद, जलधर, वारिधर, बलाधर आदि मुख्य पर्यायवाची शब्द है इसका। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो उपसर्ग रहित शब्द चुन लेते हैं। इसमें आपका सुखी, अराड, उपकरण और निर्विरोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए दिए गए विकल्पों में सुखी शब्द उपसर्ग रहित शब्द है। चलिए आपका ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। तो अध्यापिका में कौन कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इका। अध्यापिका, अध्यापिका में इका जो है ये आपके प्रत्यय शब्द है। जैसे देखिए इका प्रत्यय से बने अन्य शब्द भी देख लेते हैं। लेखिका, लेखिका जो है ये आपके प्रत्यय है। नायिका, पत्रिका, बालिका, प्रेमिका, ये सब आपके इका जो है ये आपके प्रत्यय शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम हो जाएगा एला। एला तत्सम शब्द है। इसका तत्भव शब्द हो जाएगा इलायची। इलायची है। जबकि घर के तत्सम गिरी, बादल का तत्सम बरीद, गुलाब का तत्सम गुलाब का एक प्रकार के फूल के नाम है, ये आपके फारसी शब्द है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन हो जाएगा मुंह। मुंह हो जाएगा आपका तद्भव, जबकि मुख है आपका तत्सम। और बगुला, बगुला हो जाएगा तद्भव, और बक हो जाएगा तत्सम। चलिए अब देख लेते हैं संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं आपका तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए केला, कपड़ा आदि ये सब तत्सम शब्द है। और केला, कपड़ा, कदनी और करपट को तद्भव शब्द ही कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब है आपके संज्ञा से विशेषण के क्वेश्चन। देखिए वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है।
तो ये आपका 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चयपूर्ण बोध करता है। अब देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो ममता। ममता जो है ये आपके भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ममता एक भाववाचक संज्ञा है जो स्नेह, प्रेम और वात्सल्य के भाव को दर्शाती है। यह एक ऐसा भावात्मक अनुभव है जिससे महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसे भौतिक रूप से छुआ नहीं जा सकता। ममता का भाव किसी के प्रति गहरी आत्मीयता और परंपरा को व्यक्त करता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने का अर्थ का प्रयुक्त है। तो ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह आम खाता है। वह आम खाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, वह घर मेरा है और वह तुम्हारा। रेखांकित शब्द क्या है, तो रेखांकित शब्द हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण। शब्द जो है सर्वनामिक विशेषण है। जैसे देखिए, वह घर मेरा है और वह तुम्हारा में रेखांकित शब्द कौन सा है, तो सर्वनामिक विशेषण है। और सर्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर अपनी विशेषता बताते हैं। इसे वह शब्द घर की ओर संकेत करके विशेषता बता रहा है। चलिए अब देख लेते हैं, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके रीतिवाचक का हो जाएगा। देखिए, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, ये रीतिवाचक विशेषण का प्रयुक्त होता है। इस प्रकार के विशेषण में क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों के सही विकल्प चुनिए। तो ये आपके ऑप्शन नंबर, देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का भेद क्या है। तो भेद हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, वो शब्द जो किसी व्यक्ति, जीव, जानवर, वस्तु या विचार को संदर्भित करता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, वे, वह, उनसे, उन्होंने, आप, आपने, ये सारे जो है ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देख लेते हैं सर्वनामिक विशेषण बनता है। तो सर्वनामिक विशेषण बनता है सर्वनाम से। सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम से बनता है। ये ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं। उदाहरण के लिए, वह कार पुरानी है, जो यह है यह आपके सर्वनामिक विशेषण का सर्वनाम है। वे लोग साथ में यात्रा करने वाले हैं, जिसमें वे जो है ये आपके सर्वनामिक विशेषण है। चलिए अब देख लेते हैं, समाज में आज ही सीता सावित्री के महत्व है। यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। देखिए, वह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है, तो लड़की हो जाएगा आपका पद। लड़की पद शब्द है। पद जो है ये आपका सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह व्याकरण के नियमों से बंध जाता है और उसका रूप में उसी के रूप में बदल जाता है। अतः ये शब्द जो है आपके पद कहलाता है। चलिए अब देख लेते हैं, सभी जातिवाचक संज्ञा के समूह है। तो जातिवाचक के संज्ञा के समूह कौन कौन है यह देख लेते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लड़का, नगर और कार। ये आपके सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके, इनमें संज्ञा शब्द है। तो इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका मारधुई। मारधुई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, संज्ञा है। जैसे देखिए, व्यथा, भाव, दिल्ली, स्थान आदि जो है ये आपके संज्ञा है। वाचक मारधुई शब्द भाववाचक संज्ञा है, जबकि ईमानदारी, कुटिल तथा स्वस्थ विश्लेषण जो शब्द है ये आपके किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देख लेते हैं पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण क्या है। तो पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। ये आपके पूर्वकालीन क्रिया का विशेषता है। देखिए, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द का किस क्रिया विशेषण का प्रकार है। तो ये आपके हो जाएंगे रीतिवाचक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रीतिवाचक। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है। इस क्रिया विशेषण की संख्या गुणवाचक विशेषण की तरह बहुत अधिक है। ऐसे क्रिया विशेषण अर्थ में आते हैं और ऐसे, जैसे देखिए प्रकार, ऐसे वैसे या धीरे, ये आपके प्रकार है। निश्चय, निश्चय हो जाएगा अवश्य,
निसंदेह, बेशक और जरूर, ये आपके निश्चय में आ जाता है। अनिश्चय में आ जाएगा शायद, सभा, संभव और स्वीकार। स्वीकार जो है ये आपके हाँ, ठीक, जी, ठीक, ये सब स्वीकार में आता है। कारण जो है कारण संज्ञा क्यों और इसलिए, इसमें कारण है। और निषेध, निषेध में न, नहीं, मत, ये सारे। और अब कारण में हो जाएगा तो, ही, भी और भात्र तक, ये आपके सारे संज्ञा है। अब देख लेते हैं वह मेरा घर, वह जो है यह घर मेरा है, और तुम, वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है, इसमें हो जाएगा आपका सर्वनाम विश्लेषण। वह मेरा घर है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द में जो है ना सर्वनाम विशेषण का अंतर्गत है। ये पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में है। जैसे मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है, यहाँ नौकर और घोड़ा है, ये सारे के सारे जो है सर्वनाम हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नि का विशेषण शब्द, अग्नि का विशेषण शब्द कौन सा है? तो अग्नि का विशेषण शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अग्नेय। अग्नि का विशेषण शब्द अग्नेय। अग्नेय का विशेषण अग्नि का विशेषण अग्नेय है। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा और परिणाम आदि का विशेषता बताता है। अब देख लेते हैं संस्कृति। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो संस्कृति शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका सांस्कृतिक। सांस्कृतिक जो है ये आपके विशेषण हो जाएगा। ये आपके भाववाचक संज्ञा है। संस्कृति जो है यह भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण शब्द सांस्कृतिक होगा। और चाचा संज्ञा में विशेषण शब्द कौन सा बनेगा? तो चाचा संज्ञा में विशेषण शब्द बनेगा चचेरा। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द जो है ये आपके क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण उन शब्द को कहते हैं जो क्रिया विशेषण अथवा किसी विशेषण स्वरूप शब्दों की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए राम जो है, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है? तो राम खेल रहा है, ये हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सकर्मक, ये राम खेल रहा है सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो राम जो है ये खेल रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया में कर्म का होना जरूरी नहीं। इस क्रिया का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पे पड़ता है। जैसे देखिए रमेश पानी पीता है, इसमें पीता जो है ये क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पानी पर पड़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं। क्वेश्चन है इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस गन्ने में मिठास नहीं, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका मिठास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मिठास। इस गन्ने में मिठास नहीं, इस भाव में मिठास जो है ये आपके भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, जैसे लंबाई, मोटाई, यौवन, बुढ़ापा और मानवता, ये सारे भाववाचक संज्ञा है। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से निश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो ये आपके 2 किलो घी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा निश्चित परिणाम के लिए। चलिए अब देख लेते हैं आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप में हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम आप में हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम जो है हिंदी व्याकरण जिसमें सर्वनाम की काफी महत्व रहता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उन शब्दों में होता है जिन शब्दों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनापन प्रकट होता है। उन शब्दों में आप, स्वयं, खुद, अपना, हमारा इत्यादि आते हैं। चलिए कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झरना। झरना जो है ये आपके समूहवाचक नहीं है। समूहवाचक वह शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह या समुदाय के होने का बोध होता है, जिन्हें समूहवाचक कहते हैं। जैसे देखिए वर्ग, कोई भी वर्ग होता है, जैसे उस वर्ग में बच्चे बहुत सारे हैं तो वर्ग क्लास के लिए बहुत सारा समूह में है। सेना, सेना ही आपका एक सेना नहीं होगा, बहुत सारे सेना होगा। सभा, कहीं भी सभा लगा हुआ है तो वहाँ एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, बहुत सारे व्यक्ति का बोध हो रहा है। इसी तरह झरना जो है, झरना आपका समूहवाचक में नहीं आता है। जैसे देखिए झुंड, झुंड, मेला, परिवार, दल, सेना, कक्षा, सभा, मेला, भीड़, टुकड़ी, पुस्तकालय, ये सब आपके सभा में समूहवाचक में आता है। चलिए अब देख लेते हैं जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है? तो ये आपके हो जाएंगे सर्वनाम विशेषण। सर्वनाम विशेषण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा के शब्द की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों का सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कलम, कोई बालक या वह बालक आदि। शैशव शब्द
कौन सा है? तो सहस्त्र शब्द कौन सा संज्ञा पद है? तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा पद है। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना जो है ये आपके सकर्मक क्रिया है। पढ़ना सकर्मक क्रिया है। जैसे देख लेते हैं कि जिस क्रिया का प्रयोग में कर्म होने का भाव निहित होता है सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे मोहन पढ़ता है, राम खेलता है, ये आपके सकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका कौन। कौन जो ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। जैसे में देखिए सर्वनाम वे विकारी शब्द है जो संज्ञा के साथ स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम की चर्चा की गई है। मैं, तुम, आप, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये सारे सर्वनाम है। जैसे देखिए सर्वनाम के कुल 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये आपके 6 भेद है। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यह जो है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उदाहरण के लिए यह कलम मेरी है, ये निश्चय है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देख लेते हैं, देखिए प्रविशेषण बताते हैं। तो प्रविशेषण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशेषणों का विशेषता प्रविशेषण होता है। उदाहरण के लिए वह बहुत तेज दौड़ता है, प्रयुक्त उदाहरण में तेज शब्द जो है विशेषण है तथा बहुत शब्द है प्रविशेषण है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा संधि सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रांत प्रांतिक। प्रांत प्रांतिक जो है ये सही नहीं है। ये आपके प्रांत प्रांतिक जोड़ी संज्ञा विशेषण जोड़ी में सही नहीं है। प्रांत का विशेषण प्रांतीय होता है। अन्य विकल्पों में संज्ञा विशेषण जोड़ी सही है। चलिए अब देख लेते हैं इनमें व्यय कौन सा है? तो व्यय हो जाएगा, देखिए व्यय हो जाएगा आपका धीरे धीरे जो है ये आपके व्यय है। व्यय एक अविकार शब्द है जिसमें विकार न हो, अर्थात जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे व्यय कहते हैं। व्यय के 4 भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमवादिक बोधक। धीरे धीरे क्रिया विशेषण एवं अन्य है। अब देख लेते हैं इनमें व्यक्तिगत वाच्य संज्ञा कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मांडवी। मांडवी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? पर्यायवाची के अनेकार्थ शब्द आज शुरू करने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची शब्द है? तो हंस का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मराल। देख लेते हैं ये क्या कहता है। तो ऑप्शन ये हंस का पर्यायवाची शब्द मराल होता है। अन्य पर्यायवाची शब्द हंस, राजहंस, कलहंस, सरस्वती वाहन और सिपक्ष, मानसक और कलकंठ, ये इनके अन्य शब्द पर्यायवाची में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो सांझ और रात के बीच के समय को कहेगा आपका गोधूली। सांझ और रात के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है। गोधूली वह समय होता है जब सूर्य अस्त हो रहा हो और हल्की धुंधला छा रही हो। वह दिन और रात संधि काल का सुंदर समय है, यानी कि शाम का सुंदर समय है। चलिए अब देख लेते हैं सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो रमा, रमा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा आपका इंदिरा। रमा का पर्यायवाची शब्द इंदिरा होता है। और लक्ष्मी, श्री, कमला, पद्मा, विष्णुप्रिया और चंचला, हिरण्यमयी और सदु, समुद्र, जा, ये आदि जो है इसके और पर्यायवाची शब्द है। अब देख लेते हैं समानार्थी शब्द होता है। तो समानार्थी शब्द है अगला क्वेश्चन, समानार्थी शब्द बनता है। तो ये हो जाएगा आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा निषिद्ध। देखिए वर्ज्य के कुछ समानार्थी शब्द इस प्रकार है, जैसे निषिद्ध, त्याज्य, हेय, अग्राह्य, अस्वीकार, परित्याज्य, उपेक्ष, ये आपके समानार्थी शब्द है। और समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो नियति का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका भाग। नियति का समानार्थी शब्द भाग होता है। निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका छुटकारा। मोक्ष के अन्य पर्यायवाची शब्द भी देख लेते हैं। तो हो जाएगा आपका मुक्ति, कैवल्य, अपवर्ग, निश्चयस और निर्वाण, ये आपके मोक्ष का अन्य पर्यायवाची शब्द है। अब देख लेते हैं किसी समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म को क्या कहा जाता है? तो ये है आपके सर्वान और सरतालाब कहा जाता है। देखिए इसका अर्थ है सर्वान और सरतालाब शब्द युग्म सही अर्थ इसका प्रकट करने वाला है, तो ये आपका सही है। समूह के प्रकार अब देख लेते हैं व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्यायवाची। तो व्यवहार और मत का सही पर्यायवाची हो जाएगा, देखिए इसमें है क्वेश्चन कि व्यवहार किससे जुड़ा है?
तो ये आपके हो जाएगा आचार और विचार से। देखिए आचार और विचार से व्यवहार जुड़ा हुआ है, तो व्यवहार में क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। तो पर्यायवाची हो जाएगा व्यवहार का आचार, सदाचार, शिष्टाचार, आचरण, पालचलन और वर्ताव, ये आपके व्यवहार में है। और मत में दिया हुआ है आपका विचार, सम्मति, धारणा और मंतव्य, राय, ये आपके मत में दिया हुआ। तो व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आचार और विचार। अब देखते हैं कि कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है। तो कमल के पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सरोज, पंकज और अरविंद, ये आपके कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। देखिए कालिंदी कुल कदम की डालन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा आपका यमुना। कालिंदी कुल कदम के डाल में कालिंदी का अर्थ होता है यमुना, और यमुना के अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रवित, नया, भानुजा, काली गंगा, कृष्णा, अर्कजा, अर्कसुता, जमुना और सूर्य सुता, ये जो है आपके यमुना का अन्य पर्यायवाची शब्द है। अब देख लेते हैं किस समूह में सभी शब्द जो है ये रात के पर्यायवाची है। तो रात का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो रात्रि, रजनी और निशा, ये आपके रात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए रात के पर्यायवाची शब्द कौन कौन है और भी देख लेते हैं इसमें। तो रात्रि हो जाएगा, रजनी हो जाएगा, निशा हो जाएगा, विभावरी हो जाएगा, राका हो जाएगा, यामिनी हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, सर्वरी हो जाएगा और निशिभिनी हो जाएगा। ये सारे रात का पर्यायवाची शब्द है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस समूह में बादल का पर्याय है, किस समूह में बादल का पर्याय है। तो बादल का पर्याय कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वरीद, नीरद और पयोद, ये आपके बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बादल का पर्यायवाची शब्द जो है, पर्यायवाची शब्द बादल के अन्य भी पर्यायवाची शब्द है इसमें, जिसमें आपका बरिवाह, जलचर, अम्बुद, जीमूत, वार्धीर और धराधर, सारंग, पर्जन और बलाधर, मेघ, अभ्र आदि, ये सब आपके बादल का पर्यायवाची शब्द है। अब देख लेते हैं ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका नियंता और सृजनहार, ये आपके ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है, तो अनेकार्थ शब्द हो जाएगा कल। कल एक अनेकार्थ शब्द है जिसके अर्थ क्या है, तो आपको बता दें कि बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, मशीन आदि जो है, जिससे शब्दों को एक से अधिक अर्थ हो, ये अनेकार्थ शब्द कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका घृणा। घृणा नहीं है, प्रेम में प्रणय, प्रीति और अनुराग है, पर घृणा नहीं है। घृणा प्रेम से नहीं होता है। घृणा जो है प्रेम का विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है। तो आगम शब्द में हो जाएगा आपका आना, ज्ञान और शास्त्र, ये आपके आगम शब्द है। निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा आपका कालानाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बसंत का पर्यायवाची शब्द कालानाथ नहीं है। इसमें है कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऋतुराज, मधुमास और कुसुमाकर जो है और सुरभि, ये आपके बसंत का पर्यायवाची शब्द है, पर कालानाथ नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मेदिनी। मेदिनी जो है धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन कौन और हो जाएगा इसमें, तो कोदंड हो जाएगा, पिनाक हो जाएगा, सारंग हो जाएगा, कमान हो जाएगा, सरासन हो जाएगा, धनु हो जाएगा, ये सब आपके धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं, धनुष का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नाव में हो जाएगा आपका तराग जो है, ये नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी नौका, जलयान, तारिणी, ये सब पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची शब्द है। तो देवता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा देव, सूर्य और अमर, ये जो है आपके देवता का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, किस समूह के सभी जाति के अनेकार्थ है। सभी जाति के अनेकार्थ शब्द में आ जाएगा आपका चाल, हालत और मोक्ष, ये आपके अनेकार्थ शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तला का पर्यायवाची शब्द है। तला जो है, तला का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भेक। भेक जो है ये तला का पर्यायवाची शब्द है। अब इसका आगे देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची शब्द है। तो शोभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सुषमा। सुषमा शोभा का पर्यायवाची शब्द सुषमा होता है। और शोभा का और भी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, जिसमें सुषमा, विभा, आभा, सौंदर्भ, ये सब सारे शोभा का पर्यायवाची शब्द है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी
सी जो है ये आपके बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सहायक, सहायक बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी दामिनी, चपला और तारित जो है ये आपके बिजली का पर्यायवाची शब्द है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं था। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका सुतपुत्र। सुतपुत्र जो है ये अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अर्जुन का पर्यायवाची शब्द जब गुंडा केस जो है ये आपके पर्यायवाची शब्द है। और कंतेय ये भी पर्यायवाची शब्द है। सव्यसाची ये भी आपके अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब देख लेते हैं सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश अनेकार्थ शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है। तो ये सब अनेकार्थ शब्द के लिए एक शब्द चुनना है। तो एक शब्द में हो जाएगा आपका कनक। कनक जो है ये आपके अनेकार्थ शब्द गेहूं, धतूरा, सोना और पलाश का अनेकार्थ शब्द के लिए ये कनक जोड़ा गया है। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है। तो समूह पंडित का पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोविंद, मनीषी, प्राग और विच्छन। ये आपके पंडित का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सव्यसाची हो जाएगा आपका अर्जुन का। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है सव्यसाची। चलिए द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो द्विज जो है ये आपके बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, दांत, गणेश ये सब आपके द्विज का पर्यायवाची शब्द है। बादल पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द चुने। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका पाषाण। पाषाण जो है आपके पत्थर का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका देखिए पर्यायवाची शब्द का प्रत्यय जो शिला, पाहल और उलभ जो है ये आपके पर्यायवाची शब्द है पत्थर का। चलिए अगला क्वेश्चन है अमित, अमित शब्द की सूत्रिसम भिन्नार्थक शब्द चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक शत्रु। अत्यधिक शत्रु है इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो पयोधी शब्द हो जाएगा आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समुद्र का पर्यायवाची शब्द है पयोधी, जलनिधि, रचनाकर। और अमृत का पर्यायवाची शब्द है अमीय, नीर और पीयूष। दूध का पर्यायवाची शब्द है दुग्ध, पिए, क्षीर और गोरस। और वारी का पर्यायवाची शब्द है हो जाएगा जल, पानी, नीर और जीवन। ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द है। देखिए अब है आपके परिधि शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो परिधि शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा परिमाप। देखिए इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। इंद्र का हो जाएगा आपका, इंद्र का ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए शब्द का समानार्थी शब्द कोई नहीं है क्योंकि आपका जो पिनाकी जो है पिनाकी शिव का तथा पंचमान एवं मनोज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है आपका देवराज। इंद्र का पर्यायवाची शब्द देवराज है। और पुरंदर, माधवा और देवपल्ली, सूरपरी, देवेंद्र, वास आदि जो है ये आपके इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। तो मोर का पर्यायवाची हो जाएगा आपका सीखी। सीखी जो है आपके मोर का पर्यायवाची शब्द है। और इनके अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका मयूर, सीतापंख, शिखावल, सारंग, ध्वजी और मेहप्रिय, नर्तक प्रिय आदि ये जो है आपके अन्य पर्यायवाची शब्द है मोर का। और मधुकर जो है मधुकर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भौरा, भ्रमर, भृंग, मधुप, सिलीमुख और द्युरेफ, सट्टपद ये आपके मधुकर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और यही में आपको केहरी का भी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो शेर, हरि, मृगराज, मृगेंद्र, शार्दूल और केसरी ये सारे के सारे आपका केहरी का भी पर्यायवाची शब्द है। इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नग जो है ये आपके पर्वत के लिए पर्यायवाची शब्द आता है। नग जो है आपके पर्वत के लिए पर्यायवाची शब्द आता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन करें। तो अतुल के लिए हो जाएगा अद्वितीय। अद्वितीय हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका अरविंद। अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। इसमें और भी पर्यायवाची है कमल के। तो देख लेते हैं आपके जलज, पंकज, अरविंद, अंबुज और नीरज ये सारे के सारे कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसमें आपका जलद बादल का और अचला पृथ्वी का तथा दमन कामदेव का पर्यायवाची शब्द इसी में जोड़ा गया है। चलिए अब देख लेते हैं विलोम से जो भी क्वेश्चन बन रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए तो विलोम का है आपका असंगत विलोम शब्द का चयन करें। असंगत ये आपके 2023 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था सेकेंड सीटिंग का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक। अशोक जो है ये असंगत है। जैसे में आपका रोष, कोप और अमर्ष जो है ये तीनों शब्द क्रोध, गुस्से के पर्यायवाची शब्द है।
जबकि अशोक जो है यह एक व्यक्ति के नाम, वृक्ष का नाम या शोकर हित का अर्थ होता है। अतः अशोक उन चारों में से असंगत यानी कि विलंब शब्द बताया गया है। चलिए अब देते हैं विपरीतार्थ शब्द बताए थे। विपरीतार्थ, इसमें आपका अपकर्ष जो है ये आपके विपरीतार्थ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है उत्कर्ष का अर्थ क्या है हम आपको बता देते हैं। उत्कर्ष जो है, उत्कर्ष विपरीतार्थ अपकर्ष है और उत्कर्ष का अर्थ होता है क्या, तो उन्नति, प्रगति, समृद्धि और श्रेष्ठता का अवस्था है। यही उत्कर्ष का अर्थ होता है। अवनति, गिरावट और पतन या हीनता का अवस्था यही है। अब देख लेते हैं अगला, किसी विकल्प में सही विलोम युग्म क्या है। तो विलोम युग्म हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरव और लाघव। गौरव और लाघव जो है इसका विलोम शब्द का विलोम युग है। देखिए अब है आपके शब्द और विलोम में देख लेते हैं। अनादर, अनादर का विलोम हो जाएगा आदर, अनूठा का हो जाएगा समान और गौरव का हो जाएगा लाघव। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो विलोम शब्द सुमेलित नहीं हो जाएगा ये आपका उन्मुख और सम्मुख जो है इसमें विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपके कि विफलता का विपरीतार्थ शब्द है। तो विफलता का विपरीतार्थ शब्द हो जाएगा सफलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए विफलता का विपरीतार्थ, देखिए विफलता का जो हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा सफलता। और सहजता का जो है ये आपके विपरीतार्थ शब्द हो जाएगा असहजता। और वही में आप देख लेते हैं सुगमता का जो हो जाए ये आपके दुर्गमता हो जाएगा। और सर्थकर्ता का हो जाएगा निरर्थकर्ता। ये सारे विपरीतार्थ शब्द हैं। अब देख लेते हैं विलोम, विद्वान का विलोम शब्द क्या है। तो विद्वान का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख। विद्वान का विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। यानी कि आपको ज्ञानी का विलोम शब्द हो जाएगा अज्ञानी, ज्ञानी का विलोम शब्द अज्ञानी, और विद्वान का हो जाएगा मूर्ख। और विग का जो है, विग का अविज्ञ तथा स्वर्ग का विलोम शब्द अल्पज्ञ होता है। चलिए अब देख लेते हैं पाताल शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो पाताल शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आकाश। इसका विलोम शब्द कुछ देख लेते हैं। तो पाताल का हो जाएगा आकाश, धीर का हो जाएगा आपका अधीर, विकास का हो जाएगा पतन और अनिल का हो जाएगा निर्वात। ये सारे विलोम शब्द है। चलिए अब क्वेश्चन है आपके, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो सुंदर, सुंदर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बदसूरत। बदसूरत हो जाएगा इसका विपरीतार्थक शब्द। अब है कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है। तो अनुपयुक्त है आपके अंदर और अंदर। अंदर अंदर जो है ऑप्शन नंबर ए अनुपयुक्त है। जैसे देखिए शब्द में अनुलोम और विलोम शब्द के बारे में देख लेते हैं। तो अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम और आमिष का हो जाएगा निरामिष, आचार का हो जाएगा अनाचार, अंदर का हो जाएगा बाहर। ये जो है अंदर, अंतर और अंदर युग्म सही विलोम नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अमित का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी परिमित। सुमित का हो जाएगा आपका कुमित, परिमित का हो जाएगा अमित और विनीत का हो जाएगा उद्धत। ये सारे विलोम शब्द है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से वाक्य का विलोम क्या होगा। तो वाक्य का विलोम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लुप्त। शब्द में है आपका लुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा व्यक्त, विजय का हो जाएगा पराजय और समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि और तम का हो जाएगा आलोक। ये जो है ये आपके विलोम शब्द है यानी उल्टा शब्द है। गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या है। गौरव शब्द का विलोम शब्द ये हो जाएगा आपका लाघव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लघु का विलोम शब्द दीर्घ होता है और चेतन का विलोम शब्द हो जाएगा जर और लाघव का विलोम शब्द हो जाएगा गौरव और वीर का विलोम शब्द कायर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रति शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। तो प्रति शब्द का जो है ये विलोम शब्द हो जाएगा निर्वृति। प्रति शब्द का हो जाएगा निर्वृति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपका अवर जो है अवर का विलोम शब्द हो जाएगा परवर और इसमें पुरीत का हो जाएगा आपका अपूरित। अपूरित हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब है आपके निम्नलिखित में से मत्य का विलोम शब्द क्या है। तो मत्य का हो जाएगा आपका अमर। अमर जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए मर्त्य का हो जाएगा अमर, अमृत का हो जाएगा विष और उद्धत का हो जाएगा विनीत। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस सही विलोम शब्द नहीं है। किसका सही विलोम शब्द नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आहार और भोजन। आहार भोजन युग में विलोम शब्द नहीं है बल्कि समानार्थक शब्द है जिसका सही युग्म है आहार और निराहार। सही युग्म आहार और निराहार है। निम्नलिखित में से आकर्षक का विलोम क्या होगा। था आकर्षक का विलोम हो जाएगा आपका विकर्षण। आकर्षण, विकर्षण और प्रतिकर्षण जो है ये आपके विलोम शब्द है। और आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, अनासक्त का हो जाएगा आसक्त और विकिरण का हो जाएगा एकत्र हो जाएगा इसका विलोम शब्द। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है।
तो सही विलोम शब्द का हुआ है आपका तीव्र और मंद, ये आपके सही है। निम्नलिखित में से चीर का विलोम शब्द क्या था? चीर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका नवीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जड़ का विलोम शब्द चेतन होता है, स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर होता है, और अचल का विलोम शब्द चल होता है, और चीर का विलोम शब्द नवीन होता है। चलिए अब देख लेते हैं आहान का विपरीतार्थक शब्द क्या था? आहान, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विसर्जन। आहान का विपरीतार्थक शब्द विसर्जन होता है। समास का विलोम क्या है? तो समास का हो जाएगा आपका व्यास। समास का हो जाएगा व्यास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा व्यास। अब देख लेते हैं वृद्धि का सही विलोम क्या है? तो वृद्धि का हो जाएगा आपका क्षय। क्षय जो है आपका वृद्धि का विलोम शब्द है। अब उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पतन। पतन जो है उत्थान का विलोम शब्द है। उत्थान का पतन हो जाता है विलोम शब्द, और अवनयन का हो जाएगा उन्नयन, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, और अवनत का हो जाएगा उन्नत। ये सारे विलोम शब्द है। अब देख लेते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द क्या था? ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम हो जाएगा आपका कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ, और अग्रज का हो जाएगा अनुज, भविष्य का हो जाएगा भूत, और पूर्व का हो जाएगा पश्चात या पश्चिम। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो कृपण का हो जाएगा आपका दाता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कृपण का दाता। और साधु जो है ये साधु, साधु का हो जाएगा पाखंडी। उसके बाद हो जाएगा तम, तम का हो जाएगा आपका प्रकाश, और अक्रम का हो जाएगा आपका क्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दाता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो सज्जन का हो जाएगा आपका दुर्जन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सज्जन का दुर्जन। अब है आपके रचना एवं रचनाकार से जुड़े क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए रचना एवं रचनाकार से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं कि रचना रचनाकार से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन है आपके किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका नामदेव। देखिए संत नामदेव जो है इनके भक्ति परम गीतों का संकलन अभंग नाम से जाना जाता है। और संत नामदेव का जन्म जो है ये आपके अक्टूबर 1270 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में जो है महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ था। और उल्लेख में सिखों के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में इनका नाम मिलता है। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक हो जाएगा आपका संजीव। देखिए इस उपन्यास के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था संजीव को। चलिए अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। तो कालिदास जो है ये आपके कौन से रचना नहीं लिखे हैं? तो ये हो जाएगा आपका गीता। गीता आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो नहीं लिखे हैं। तो गीता जो है कालिदास द्वारा लिखा नहीं गया है। ये है आपका गीता, अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत ने तीनों ने कालिदास द्वारा लिखित रचना है। अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत ये आपके कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है, पर गीता जो है ये आपके नहीं लिखा हुआ है। देखिए अब है अगला क्वेश्चन, मृच्छकटिकम का रचनाकार कौन है? तो इनका रचनाकार हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शुद्रक। शुद्रक हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है आपके कि रामविलास शर्मा का किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, निराला के साहित्य साधना में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये आपके रामविलास शर्मा को उनके महत्वपूर्ण कृति निराला की साहित्य साधना के लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह पुस्तक जो है हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन काव्य के विचारों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन है आपके अगला कि देखिए सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं किस कवि के काव्य पंक्ति है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त का है। सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति प्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्ता की काव्य रचना साकेत से ली गई थी। यह जो है आपके कविता उर्मिला के दृष्टिकोण में लिखा गया है, और जिसमें वह लक्ष्मण के वन गमन पर आपकी पीड़ा व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक साहित्य के प्रवृत्तियां नामक आलोचनाएं पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए भारत माता कविता की रचना कौन है? तो भारत माता कविता की रचना हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। ये आपके भारत माता की कविता का रचना है। सुमित्रा नंदन पंत जी का हिंदी साहित्य के छायावादी युग में 4 प्रमुख रचनाएं थे, जिसमें थे आपके बीना, लोकांत ग्रंथि और ग्रामता रजक। ये सारे सुमित्रा नंदन पंत के रचना थे। अब देख लेते हैं आपके लीलाधर जुगरी द्वारा रचित कविता। तो लीलाधर जुगरी द्वारा कविता रचना हो जाएगा आपका मेरा ईश्वर।
लीलाधर जुगरी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर है। इनकी अन्य रचनाएं शंखमुखी, शिखरों पर और नाटक जारी है और रात अब भी मौजूद है, काव्य महाकाव्य का बिना ईश्वर की अध्यक्षता में आदि, जो ये सब जो है अब इनके रचना है। और पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता की रचना केदारनाथ अग्रवाल तथा छाया मत छूना, ये कविता की रचना है। चलिए अब देख लेते हैं आपके लज्जा। लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? तो लज्जा उपन्यास का लेखक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन। कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कमायनी पुस्तक के रचयिता हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। कमायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। देखिए इसके कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो ये आपके कमायनी पुस्तक की रचना, तो ये हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का कमायनी पुस्तक की रचना है। यह एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद के कवि के रूप में निराला, पंत एवं महादेवी वर्मा के साथ छायावादी युग के कवियों के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित है। यह एक कवि, नाटककार, कहानीकार एवं उपन्यास के रूप में विख्यात है। जैसे देखिए काव्य जो है ये आंसू, लहर और झरना है। कहानी संग्रह हो जाएगा छाया, आकाशदीप और आंधी। उपन्यास हो जाएगा कंकाल, तितली और इरावती। और नाटक हो जाएगा सकंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ और राजश्री, ये सारे नाटक हो जाएगा। अब देख लेते हैं हिरोशिमा कविता की रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा आपके सच्चिदानंद, हीरानंद, वातास्याय, अज्ञेय, ये आपके हिरोशिमा कविता के रचनाकार रचयिता है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचित कहानी कौन है? तो ये है आपके लाल पान का बेगम। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जो है हिंदी भाषा के एक साहित्यकार थे। उन्होंने अपना पहला उपन्यास मैला आंचल लिखा, जिससे बहुत ख्याति मिली थी और इसके लिए उसने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनके द्वारा रचित कहानी लाल पान के बेगम है। इनकी अन्य रचना प्रति परिकथा, जुलूस, कितने चराहे और कलंक मुक्ति आदि, ये सब इनकी और रचना है। सुखी नदी का पुल, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और दो बैलों का कथा, ये आपके मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और इसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अब आपके है घनानंद की रचनाएं किस भाषा में? तो घनानंद की रचना हो जाएगा आपका ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में घनानंद की रचना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेरी जेल डायरी की रीति के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। मेरी जेल डायरी जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे जयप्रकाश नारायण की रचना है। ये आपके भारत में इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में देश में लगाए गए इमरजेंसी के समय जून 2075 से मार्च 2077 तक जयप्रकाश नारायण की गांधी शांति प्रतिष्ठान से गिरफ्तार किया गया था और जिन्हें चंडीगढ़ जेल में रखा गया था। इसी जेल में उन्होंने मेरी जेल डायरी नामक आत्मकथा लिखी, जिसका प्रकाशन 1977 में किया गया था। अब देख लेते हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा आपका मीराबाई के द्वारा रचित है। बसो मेरे नैनों में नंदलाल, ये काव्य जो है मीराबाई के रचित है। इनका नामक पुस्तक ली गई थी और इसकी रचना जो है मीराबाई ने की थी। और भक्ति के मधुर स्वरूप की इस रचना श्री कृष्ण के आराधना पर केंद्रित है। श्री कृष्ण की आराधना पर इसे केंद्रित किया गया था। काल मुझसे और है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह है। अब देख लेते हैं ए वेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका BS न्यायपाल। संस्कृत व्याकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण के पिता हो जाएगा आपका पाणिनि को कहा जाता है। देखिए इसमें है आपके, देखिए इनके द्वारा लिखे गए व्याकरण का नाम जो है ये आपके अष्टाध्यायी है। और महर्षि पतंजलि का योग के जनक भी कहा जाता है। और कालिदास जो है ये आपके संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इनके द्वारा रचित है रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और शकुंतलम, ये सारे रचित पुस्तक है। अब देख लेते हैं एक कहानी यह भी रचना के रचयिता कौन है? तो मनु भंडारी है। यह कहानी एक कहानी यह भी मनु भंडारी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी मनु भंडारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य से संकलन है? तो ये हो जाएगा आपका यामा से संकलन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारी नींद कविता की कवि है। तो हमारी नींद कविता की कवि हो जाएगा आपका विरेल मंडवाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका साहित्य से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य से संबंधित है पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर। मीराबाई किस काल की कवित्री है? तो मीराबाई जो हो जाएगा आपका भक्ति काल के है। भक्ति काल के कवित्री मीराबाई है। देखिए मीराबाई के बारे में कुछ व्याख्या हम देख लेते हैं।
तो ये आपके मीराबाई भक्ति काल के कवित्री थे और मीराबाई का जन्म जो है ये 1498 ईस्वी में पाली के कुर्की गांव में रतन सिंह के घर में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा की विवाह जो है ये आपके मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था और चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज उनकी पति थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनकी पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद ही अपना श्रृंगार नहीं उतारा क्योंकि वह गिरधर को अपनी पति मानती थी। पति के परलोकन के बाद उनकी भक्ति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और मंदिर में जाकर कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। अब है आपके अगला क्वेश्चन, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा क्या है? तो दोहरा दलित जो है ये आपके कौशल्या बसंती की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल्या बसंती की। देखिए निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी, तो मीराबाई की भक्ति क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुर और भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुर और भाव। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपके कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा है। तो कृतिलता की भाषा हो जाएगा अवहट्ठ, ये आपकी कृतिलता की भाषा हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है? तो सीढ़ियों पर धूप काव्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय का। यह उनकी पहली पुस्तक थी। इस पुस्तक का संपादन जो है आपके सच्चिदानंद वात्स्याय अज्ञे ने किया था। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि एक द्विछात भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। एक द्विछात भाषण नामक रचना के रचयिता हरिशंकर परसाई और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार हरिवंश परसाई का जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 1924 ईस्वी में हुआ था। और इनकी अन्य प्रमुख रचना है हंसते हैं रोते हैं, भोला राम के जीवन और तट की खोज, ज्वाला और जल, पगडंडियों की जमाना, ये सब इनके रचना थे। अब देख लेते हैं छायावादी युग के कवि। तो छायावादी युग का कवि कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद जो है आपके छायावादी युग के कवि है। चलिए अब देख लेते हैं आगे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना पाथिक जो है पथिक, ये आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण की रचना नहीं है। साकेत, भारत भारती और पंचवटी जो है आपके मैथिली गुप्त की रचना है। इनकी अन्य रचना भी देख लेते हैं। तो जय द्रवंत, पंचवटी, सौरंधी, यशोधरा, जय भारत आदि जो है आपके इनकी रचना है। और पाथिक जो है भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड का काव्य है। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा था। तो ये हो जाएंगे आपके रंगभूमि आपके प्रेमचंद्र ने लिखा था। देखिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र और गबन ये आपके मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। और त्यागपत्र जो है ये आपके जितेंद्र कुमार के हैं। और कमायनी ये आपके जयशंकर प्रसाद तथा मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचनाएं की गई थी। चलिए अब है आपके कबीरदास के पदों का संग्रह है। तो कबीरदास के पदों का संग्रह हो जाएगा बीजक हो जाएगा कबीरदास के पदों का संग्रह। और कवि तालवी जो है ये आपके तुलसीदास का है। और सूरसागर जो है ये आपके इसका है तो सूरदास का हो जाएगा। और पदावली हो जाएगा आपका विद्यापति का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सूचना का संग्रह संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थक क्रियाकलाप से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थक क्रियाकलाप से। देखिए उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति किस विद्या की रचना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्ताज की रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्न में से प्रमुख बहुवादी है। तो बहुवादी हो जाएगा आपका लिंडले मैटलेड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला देख लेते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा में पाते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में से मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धित है? तो ये हो जाएगा आपका यशोधरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यशोधरा से है ये। चलिए अब देख लेते हैं कविता का परख निबंध के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य, तो जायसी द्वारा रचित महाकाव्य हो जाएगा आपका पधावत जो है ये आपके महाकाव्य जायसी द्वारा है। और हंसावली जो है डॉक्टर नागेंद्र असादुत का है। और मृगवती जो है आपके कुतुबन का है, मधु मालती हो जाएगा मंछन का है। शेखर एक जीवनी अज्ञे की कृति क्या है? तो शेखर एक जीवनी हो जाएगा आपका उपन्यास का कृति है।
चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है। तो भूषण कवि की रचना हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा कुशल कुशल विकास। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक, तो ये हो जाएगा आपका वेणु संहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, वेणु संहार। इनका जन्म जो है आपका 23 जून 1844 के इलाहाबाद प्रयाग में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और इन्हें हिंदी गद्य के कई विद्वानों में रचना की थी और इनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण नाटक था जैसे आपका पदावती, वेणु संहार, शिक्षादान, सीता वनवास आदि, ये सब इनके लिखित है। अब देख लेते हैं आगे कि शमशेर बहादुर सिंह अज्ञे के कौन सा सप्तक कवि है। तो सप्तक कवि हो जाएगा आपका दूसरा सप्तक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सप्तक। निम्नलिखित में से कौन सा समांतवाद की रचनात्मक पक्ष नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषि दास्ता का उदय, कृषि दास्ता का उदय है। चलिए अब है मेरी वियतनामा यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण, संस्मरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन आपके सतर चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन है आपके कि मजदूर वर्ग दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कौन से कविता में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका वह तोड़ती पत्थर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा वह तोड़ती पत्थर में हुआ था। देखिए लेकिन दरवाजा उपन्यास है, तो लेकिन दरवाजा जो है आपके पंकज बिष्ट का है, लेकिन दरवाजा उपन्यास पंकज बिष्ट का है। इसके द्वारा उपन्यास और भी है जिसमें पंकज बिष्ट द्वारा रचित अन्य पुस्तक हो जाएगा भोलू और गोलू, खरामा, ये सब इनके लेखक है। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है। तो छायावादी युग का हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपके छायावादी युग का है। और जयशंकर प्रसाद जो है, ये जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये सारे अन्य छायावादी कवि है। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका बादलों के पार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बादलों के पार, ये नहीं है। दलित साहित्य में जुट्ठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो जुट्ठन आत्मकथा के लेखक ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। तो ये हो जाएगा आपका झांसी की रानी, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक है। और इसमें है आपके देखिए झांसी की रानी के नामक सुभद्रा चौहान का है और इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। तो इसका है निहालपुर जिला इलाहाबाद वर्तमान जिसे प्रयाग में हुआ था। और इनका अन्य कविता का संग्रह हो जाएगा झांसी की रानी की समाधि पर और वीरों के जैसा वो बसंत, सेनानी का स्वागत, ये सब इनके पुस्तक के रचयिता है। चलिए अब देख लेते हैं अज्ञे की अरे आयावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इनका यात्रा वृत्तांत। चलिए अब देखते हैं, देखिए अज्ञे की अरे यायावर रहेगा याद इस विद्या में संबंधित है आपका यात्रा का वृत्तांत। अज्ञे जी जो है ये आपके यात्रा वृत्तांत से संबंधित है और इनका पूरा नाम हो जाएगा आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे, इनका पूरा नाम है। और इनकी जन्म जो है ये आपके 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी कुछ अन्य रचना भी देख लेते हैं। तो ये आपके भगदत्त, आंगन के पार, पार द्वारा कितनी नावें में कितनी बार, ये सागर मुद्रा, ये सब इनके अज्ञे का रचित पुस्तक है। अब देख लेते हैं संप्रभुता में बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो ये हो जाएगा आपका लास्की और वाकर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लास्की और वाकर। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। तो वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन का है। वैद्यनाथ मिश्र जो है आपके नागार्जुन का है। चलिए अब देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रचना धनानंद की नहीं है। तो धनानंद की रचना हो जाएगा रास पीयूष निधि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके धनानंद की नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके कि कपाल कुंडला के लेखक थे। तो कपाल कुंडला के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी है। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय द्वारा रचित बंगाली भाषा का एक प्रेम उपन्यास है। इसमें कपाल मुंडला नामक एक वनवासी कन्या की कहानी है जो सप्तग्राम के नौ कुमार नामक एक लड़के से प्यार करने लगी थी और उससे विवाह कर लेती। उस उपन्यास में यह दिखाया गया है, ठीक है।
अब देख लेते हैं अगला, मणि मेखलो किस भाषा का महाकाव्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिल का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिल का है ये। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कमायनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कमायनी। और अरुण व मधुवन देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, उपयुक्त वाक्य कविता पंक्तियों किस कवि द्वारा रचित है? तो ये आपके जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का। देखिए, आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है? तो ये हो जाएगा आपका संस्मरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संस्मरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता का परख किस प्रकार का निबंध है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समीक्षात्मक परख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम तंजु पै गुरु व विसारू, गुरु के सम हरि कुन निहारू, ये उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया जा रहा है? तो ये आपके गुरु को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु को दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता के परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कविता का मूल्यांकन करना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो ये है आपके मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। इनके प्रमुख उपन्यास हो जाएगा गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि और वरदान। अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्भाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? तो ये किए थे आपके कृष्ण के भक्ति का प्रचार किया था। देखिए, अब है आपके निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित हो जाए मैला आंचल। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, मैला आंचल जो है यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब देख लेते हैं कि पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कौन कौन सी लिखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका मैला आंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा है, और राग दरबारी ये आपका श्री लाल शुक्ल के लिए है, और गुनाहों का देवता ये आपके धर्मवीर लिखा था, और अंधा योग ये आपके धर्मवीर भारती, ये दोनों धर्मवीर भारती लिखे थे। चलिए अब है आपके कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके सोमदेव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोमदेव। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस की रचनाकार है? तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस की रचना है। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा थे? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिंद स्वराज जो है गांधी जी द्वारा लिखित एक प्रमुख पुस्तक है। यह मूलतः गुजराती भाषा में है और इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका की ओर यात्रा के समय लिखी गई थी। अब देख लेते हैं अपठित गद्यांश। तो ये आपको पूरे पढ़कर इससे जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसके बारे में जिक्र किया गया है। जैसे हम आपको बता दें, एक क्वेश्चन बता दें कि देखिए ये आपके पूरा गद्यांश दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इन प्रकार के परिभाषित किया गया है। यह काम वो बच्चों का अनेक बचपन और क्षमता को गरिमा को बताता था। ये पूरे आपको पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन है कि गद्यांश के आधार पर बताएं कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों को क्या सोच है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके गद्यांश से, आप इसे पढ़ के और इसे बना लीजिएगा। अब देख लेते हैं पुरस्कार से है कि पुरस्कार से कौन कौन से क्वेश्चन आया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना में मिला था? तो ये हो जाएंगे आपके उर्वशी में मिला था। जैसे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और संस्कृति के 4 अभ्यास के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, और वर्ष 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए थे, और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। चलिए अब देख लेते हैं आगे अगला क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला था? तो ये हो जाएंगे आपके दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए उनको उपन्यास दिया गया था। अब देखते हैं, देखिए इसका है भारतीय कवि उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल को उनके प्रसिद्ध उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए 1999 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी रहे विनोद कुमार शुक्ल का प्रथम कविता संग्रह था 1971 में लगभग जय हिंद नाम से प्रकाशित हुआ था।
यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय साहित्य अकादमी संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं से प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के लेखक के प्रदान किया गया था। ये आपके अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन राकेश की किस कृति को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह अब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, राजधानी भाषा में लघु कहानी के शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वो है आपके वारितवाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वारितवाद। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में है? तो ये हो जाएगा आपका जॉर्ज स्मिथ। ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज स्मिथ है। अब है आपके निम्नलिखित 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका पैरासाइट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पैरासाइट। अब अगला क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं विविध से जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है आपके शोकाकुल शब्द की संधि विच्छेद क्या है? तो शोकाकुल की संधि विच्छेद हो जाएगा शोक और आकुल, ये शोकाकुल का संधि विच्छेद है। और रिक्त स्थान की पूर्ति करे तो डैश इस गुफा में गया कालक कब वलित हो गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो इस गुफा में गया कालक वलित हो गया है। चलिए, अब है अगला, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देवानंद का नाम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है? तो ये हो जाएगा आपका अनुकरणीय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, अनुकरणीय है। निम्नलिखित वाक्यों को क्रम में लिखिए, तो क्रम में लिखना है। अब पहला में है कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। एक कौवा को प्यास लगी है, घड़े में पानी बहुत नीचे है और बगीचे में उसे एक घड़ा देखा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हो जाएगा आपका कि देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले है आपका एक कौवा को प्यास लगी, उसके बाद वो बगीचे में उसे एक घड़ा दिखा, ठीक है। उसके बाद घड़े में पानी बहुत नीचे था, तो कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा और उसके बाद पानी पीने लगा। चलिए, ये आपके अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो ये हो जाएगा आपका हिंदी भाषा जो है आपके देवनागरी लिपि में लिखी गई है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। अब देख लेते हैं आपके कनक जो है, कनक ते 100 गुनी माद कथा अधिकाय वही खाए बैरात नर इहे पावे बैराय। ये आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यमक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है आपके कि समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति का अलंकार कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूपक जो है ये आपकी अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अति सुधो स्नेह को मारक है, यहाँ नेकु श्यानपक वाक नहीं, पंक्तियों के रेखांकित शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका तनिक भी चतुराई नहीं करना है। चलिए, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लपटी पुहु पराट पट शनि संवेद मकरंद, इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अधिक पदत्य। समुद्र के कुछ भी नहीं होता, मानव उसकी अबूझ भाषा है, कहता रहता है कि रेखांकित पद प्रतीक है। तो रेखांकित पद प्रतीक हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समाज हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन है आपके, देखिए आ रही कवि के सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, अनुचरों से किया गया था। देखिए, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? ये हो जाएगा आपका संकेतार्थ वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संकेतार्थ वाक्य है। सर्वश्रेष्ठ व सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जरे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य बोलो परंतु कटु शब्द सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है ये। दोहा और चौपाई कैसे छंद है? तो दोहा और चौपाई हो जाएगा आपका, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। चौपाई जो है, चौपाई एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? तो प्रश्नार्थक निपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या जो है ये प्रश्नार्थक निपात है। संकेत
संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, तो संकेतवाचक हो जाएगा आपका यह गिलास आधा भरा है। ये आपके संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, हलंत का प्रयोग हो जाएगा वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़। नीलकंठ जो है आपके योग रूढ़ हो जाएगा। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से के योग से बनते हैं तथा उनके सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ शब्द योग रूढ़ शब्द है। इसमें पंकज पक जोर ज ये से कमल है, और नीलकंठ नीलकंठ शिव के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।